श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षामही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने अनुस्वार संधि दो प्रकार की, पूर्व रूप संधि, अयादि संधि और पररूप संधि को विस्तार से देखा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे विसर्ग लोप संधि। दो विसर्ग लोप संधि है। प्रथम संधि है अकार के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद अकार को छोड़ करके कोई स्वर आया हुआ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। सूत्र रूप में इस प्रकार लिखेंगे कि अकार के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद अच, पर वो अच अकार रहित होना चाहिए, अकार को छोड़ करके कोई से भी अच, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। लोप होना अर्थात दिखाई न देना, हट जाना। उदाहरण से समझते हैं। रामः इच्छति, यहाँ पर अकार के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद इकार है जो कि अच है, अतः विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो विसर्ग लोप संधि युक्त रूप बनेगा राम इच्छति। तो विसर्ग का न दिखाई देना ही विसर्ग का लोप कहलाता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। श्यामः उत्तिष्ठति, यहाँ पर भी अकार के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद उकार अच है, अतः विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो इस तरह से लिखा जाएगा श्याम उत्तिष्ठति। आगे उदाहरण है। पादपः एधते, अकार के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद एकार अच है, अतः विसर्ग का लोप होकर के रूप बनेगा पादप एधते। एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि जहाँ विसर्ग का लोप होता है वहाँ पर गुण संधि अथवा तो वृद्धि संधि नहीं होगी। जैसे राम इच्छति, तो यहाँ पर आप गुण संधि नहीं कर सकते। श्याम उत्तिष्ठति में भी नहीं होगी और पादप एधते में वृद्धि संधि भी नहीं होगी। अब द्वितीय विसर्ग लोप संधि देखते हैं। आकार के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद स्वर हो अथवा तो ह, य, व, र, ल इनमें से कोई वर्ण हो अथवा वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। प्रत्याहार सूत्र आपके सामने है, उसमें आप देखें ह, उसके बाद य, व, र, ल, फिर वर्ग के पंचम वर्ण है, वर्ग के चतुर्थ वर्ण और वर्ग के तृतीय वर्ण के बाद श आ गया है। अर्थात ह, य, व, र, ल और वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हश प्रत्याहार के वर्ण हैं। तो सूत्र रूप में इस प्रकार लिखा जाएगा कि आकार के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद अच अर्थात स्वर अथवा तो हश, दो में से किसी भी प्रत्याहार के वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। उदाहरण है रमायाः अपि, तो यहाँ पर आकार के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद अपि का जो आकार है वो अच में आ जाता है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे रमाया अपि। आगे उदाहरण है बालकाः एषिष्यन्ति, यहाँ पर भी आकार के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद एकार अच है, विसर्ग का लोप हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे बालका एषिष्यन्ति। आगे उदाहरण सर्वाः वदन्ति, आकार के बाद विसर्ग, उसके बाद वकार हश प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाता है, अतः विसर्ग का लोप होकर के रूप बनेगा सर्वा वदन्ति। आगे उदाहरण रोटिकाः निसार्य, यहाँ पर भी आकार के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद नकार, त वर्ग का पंचम वर्ण है अतः हश प्रत्याहार के अंतर्गत है, अतः विसर्ग का लोप हो जाएगा रोटिका निसार्य। इस तरह से लिखेंगे। आगे उदाहरण नद्याः जले, आकार के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद जकार, वर्ग का तृतीय वर्ण है अतः विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे नद्या जले। खगाः डीयन्ते, आकार के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद डकार, टवर का तृतीय वर्ण है अतः हश प्रत्याहार का वर्ण होने से विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे खगा डीयन्ते। आगे उदाहरण है जनाः गृहम्, यहाँ पर भी आकार के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद घकार, क वर्ग का तृतीय वर्ण है अतः विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो इस तरह से लिखा जाएगा जना गृहम्। आगे उदाहरण है भ्रमराः भ्रमन्ति, आकार के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद भकार, प वर्ग का चतुर्थ वर्ण है, हश प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाता है अतः विसर्ग का लोप हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे भ्रमरा भ्रमन्ति।
आशा करती हूँ दोनों विसर्ग लोप संधियाँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है उत्व संधि। अकार के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद अकार हो तो विसर्ग को उकार हो जाता है। सूत्र रूप में इस प्रकार लिखेंगे, अकार के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद अकार तो विसर्ग को उकार हो जाएगा। उकार आदेश होने के कारण इस संधि को उत्व संधि कहते हैं। उदाहरण इस प्रकार हैं, श्यामः अगच्छत। तो यहाँ पर अकार के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद अगच्छत का अकार है, अतः विसर्ग को उ हो जाएगा। तो इस प्रकार लिखा जाएगा, श्याम उ अगच्छत। यह उत्व संधि हो गई। अब इसके बाद श्याम के मकार के उत्तरवर्ती अकार और उकार के बीच में गुण संधि होकर के रूप बनेगा श्यामो अगच्छत। यह गुण संधि हो गई। और हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं पूर्व रूप संधि। तो यहाँ पर पदांत ओकार के बाद अकार है, अतः पूर्व रूप संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार लिखा जाएगा, श्यामो गच्छत। और यहाँ पर अकार का ओकार में लय हो गया है, इसको दिखाने के लिए अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है, जिसको हम पिछली कक्षा में विस्तार से समझ करके आए थे। जो विस्तार से देखना चाहते हैं वो कृपया कक्षा 101 की पूर्व रूप संधि को पुनः देख लें। आगे उदाहरण है, कह अस्ति। यहाँ पर भी अकार के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद अस्ति का आकार है, अतः विसर्ग को उकार हो जाएगा, क उ अस्ति। इस प्रकार लिखेंगे। अब यहाँ पर भी गुण संधि हो जाएगी, को अस्ति, और फिर पूर्व रूप संधि होकर के रूप बन जाएगा कोस्ति। एक और उदाहरण देख लेते हैं, रामः अपि। तो यहाँ पर भी अकार के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद अकार है, अतः विसर्ग को उकार हो जाएगा, राम उ अपि, और गुण संधि होकर के बनेगा रामो अपि, और पूर्व रूप संधि होकर के रूप बन जाएगा रामोपि। आगे उदाहरण है, रामः अस्ति। यहाँ पर अकार के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद पुनः अकार है, अतः विसर्ग को उत्व होकर के इस प्रकार लिखा जाएगा, राम उ अस्ति। गुण संधि होकर के रूप बनेगा रामो अस्ति, और पूर्व रूप संधि होकर के रूप बन जाएगा रामोस्ति। पिछली कक्षा में पूर्व रूप संधि देखते समय मैंने आपको कहा था कि रामः अस्ति का रामो अस्ति बन जाता है। वो किस प्रकार बनता है? तो यही प्रक्रिया है कि रामः अस्ति से उत्व संधि होकर के बाद में गुण संधि होती है और रामो अस्ति इस तरह से रूप बनता है, फिर पूर्व रूप संधि होकर के रामोस्ति बन जाएगा। इस संधि को आप ध्यान से देखें कि आपने सर्वत्र ही पहले उत्व संधि की है, उसके बाद गुण संधि की है और उसके बाद पूर्व रूप संधि हुई है। तो इसका अर्थ हुआ कि जहाँ जहाँ पर भी उत्व संधि प्रकार 1 होगी वहाँ पर अवश्य ही गुण संधि के बाद पूर्व रूप संधि होगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं उत्व संधि प्रकार 2। अकार के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद हश हो तो विसर्ग को उकार हो जाता है। प्रत्यार सूत्र आपके सामने है। हश प्रत्यार अभी हम देख चुके हैं। हश प्रत्यार के अंतर्गत ह, य, व, र, ल और वर्ग के पंचम, चतुर्थ और तृतीय वर्ण आते हैं। अतः सूत्र रूप में इस प्रकार लिखा जाएगा कि अकार के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद हश प्रत्यार का कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग को उकार हो जाएगा। अर्थात अकार के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद ह, य, व, र, ल अथवा तो वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग को उत्व हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्योंकि उकार आदेश हो रहा है विसर्ग के स्थान पर, अतः इस संधि को भी उत्व संधि ही कहते हैं। उदाहरण है, श्यामः गच्छति। तो यहाँ पर अकार के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद घकार क वर्ग का तृतीय वर्ण होने से हश प्रत्यार के अंतर्गत आ जाता है, अतः विसर्ग को उकार आदेश हो जाएगा। इस प्रकार लिखेंगे, श्याम उ गच्छति। अब गुण संधि हो जाएगी तो इस तरह से लिखा जाएगा, श्यामो गच्छति। यहाँ पर ओकार के बाद घकार है, अकार नहीं है, अतः पूर्व रूप संधि नहीं होगी। आगे उदाहरण है, कह नयति। अकार के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद नकार, त वर्ग का पंचम वर्ण होने से हश प्रत्यार का वर्ण है, अतः विसर्ग को उकार होगा। इस प्रकार लिखेंगे, क उ नयति। गुण संधि होकर के इस तरह से लिखा जाएगा, को नयति। आगे उदाहरण है, रामः भजति। यहाँ पर भी अकार के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद भकार प वर्ग का चतुर्थ वर्ण है, हश प्रत्यार के अंतर्गत आ जाता है, अतः यहाँ पर भी विसर्ग को उत्व हो जाएगा। तो इस तरह से लिखा जाएगा, राम उ भजति। अब गुण संधि होकर के रूप बनेगा रामो भजति। आगे उदाहरण है, शिवः वन्द्यः।
यहाँ पर भी अकार के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद वकार हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाता है, अतः विसर्ग को उकार हो जाएगा। तो इस तरह से लिखा जाएगा शिव उ वंद्यः, गुण संधि होकर के रूप बनेगा शिवो वंद्यः। तो यहाँ पर भी सर्वत्र उदाहरण में आप देख सकते हैं कि हमने उत्व संधि के बाद गुण संधि की है। इससे यह सिद्ध है कि उत्व संधि प्रकार 2 के बाद गुण संधि होगी और उत्व संधि प्रकार 1 के बाद गुण संधि के बाद पूर्व रूप संधि भी हमें करनी है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। आगे है रुत्व संधि। अकार को छोड़ करके कोई स्वर हो और उस स्वर के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद फिर स्वर ह य व र ल अथवा तो वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण में से कोई भी वर्ण आया हुआ हो तो विसर्ग को रू हो जाता है। इस रू में ऊ हट जाता है, केवल रेफ बचता है। पर क्योंकि आदेश रू हुआ है इसलिए इस संधि को रुत्व संधि कहते हैं। सूत्र रूप में इस प्रकार लिखा जाएगा स्वर अर्थात अच और वह भी अवर्ण भिन्न अर्थात अकार आकार रहित कोई भी अच होना चाहिए और उसके बाद यदि विसर्ग आया है और विसर्ग के बाद फिर स्वर अर्थात अच अथवा तो हर्ष प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आया हुआ हो तो विसर्ग को रू हो जाएगा और रू का केवल रेफ शेष रहता है, अतः संधि में हमको केवल रेफ दिखाई देगा। आइए उदाहरण से समझते हैं। हरि ही इच्छति। तो यहाँ पर आप देखें विसर्ग से पूर्व में इकार है जो कि स्वर है पर अवर्ण से भिन्न है और विसर्ग के बाद इकार आया हुआ है जो कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए अब यहाँ पर विसर्ग को रू अर्थात रेफ हो जाएगा। तो इस तरह से लिखा जाएगा हरिर इच्छति। रेफ के साथ इकार मिला करके इस तरह से लिखेंगे हरिर इच्छति। आगे उदाहरण है गुरुः ब्रह्मा। यहाँ पर भी आप देखें विसर्ग से पूर्व में ऊ है जो कि अच है पर अवर्ण से भिन्न है और विसर्ग के बाद बकार है जो कि पवर्ग का तृतीय वर्ण होने से हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाता है, अतः यहाँ पर विसर्ग को रेफ हो जाएगा। तो संधि इस प्रकार होगी गुरुर ब्रह्मा। आगे उदाहरण है वध्वोः गृहम। यहाँ पर विसर्ग से पूर्व में ओकार है, अवर्ण भिन्न अच है और विसर्ग के बाद घकार कवर्ग का तृतीय वर्ण होने से हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाता है, अतः विसर्ग को रू अर्थात रेफ हो जाएगा। तो इस तरह से संधि होगी वध्वोर गृहम। आगे उदाहरण है मतेः मान्द्यम। यहाँ पर भी विसर्ग से पूर्व में एकार अच है, अवर्ण भिन्न और विसर्ग के बाद मकार है, पवर्ग का पंचम वर्ण हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, अतः विसर्ग को रू अर्थात रेफ हो जाएगा। तो इस प्रकार लिखा जाएगा मतेर मान्द्यम। आगे उदाहरण है बालैः हसितम। यहाँ पर भी विसर्ग से पूर्व में ऐकार अच है, अवर्ण भिन्न अच और विसर्ग के बाद हकार है जो कि हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाता है, अतः विसर्ग को रू अर्थात रेफ हो जाएगा। तो इस तरह से लिखा जाएगा बालैर हसितम। तो इस प्रकार अभी हमने 5 संधियाँ देखी, 2 विसर्ग लोप संधि, 2 उत्व संधि और 1 रुत्व संधि। 5 ही संधियाँ विसर्ग के स्थान पर हो रही हैं, तो इसमें क्या भेद है उसको एक साथ देख लेते हैं जिससे कि आपको और स्पष्ट हो जाए। विसर्ग लोप संधि 1 में हमने देखा था कि अवर्ण के बाद विसर्ग होना चाहिए और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो पर वो अकार नहीं होना चाहिए, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, जिसका उदाहरण था रामः इच्छति। लोप होकर के उदाहरण बना राम इच्छति। विसर्ग लोप संधि द्वितीय में हमने देखा था कि आकार के बाद यदि कोई विसर्ग आए और विसर्ग के बाद अच प्रत्याहार का कोई वर्ण हो अथवा तो हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। उदाहरण था सर्वाः वदन्ति और संधि होकर के रूप बना सर्वा वदन्ति। उत्व संधि प्रथम में हमने देखा था कि अवर्ण के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद अवर्ण हो तो विसर्ग को उकार हो जाएगा। इसका उदाहरण हमने देखा था कह अस्ति, उत्व संधि होकर के रूप बना था क उ अस्ति, गुण संधि और पूर्व रूप संधि होकर के रूप बना था कोस्ति। उत्व संधि 2 में हमने देखा था कि अकार के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद हर्ष प्रत्याहार हो तो विसर्ग को उत्व हो जाएगा। उदाहरण था कह नयति। उत्व संधि और गुण संधि होकर के रूप बनता है को नयति। और 5वीं संधि रुत्व संधि, अवर्ण भिन्न कोई भी अच होना चाहिए, उसके बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद अच प्रत्याहार अथवा हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो विसर्ग को रू हो जाता है, रू का रेफ शेष रहता है। उदाहरण है गुरुः ब्रह्मा, रुत्व संधि होकर के रूप बन जाएगा गुरुर ब्रह्मा।
तो आप देखें विसर्ग लोप संधि 1, उत्व संधि 1 और उत्व संधि 2 में अवर्ण के बाद विसर्ग आ रहा है, अर्थात विसर्ग से पूर्व में अवर्ण होना चाहिए। और विसर्ग लोप संधि के लिए विसर्ग के बाद अकार को छोड़ करके कोई अच होना चाहिए, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। और विसर्ग के बाद अकार अथवा तो हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए तो विसर्ग को उत्व हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तीनों संधियों में अच प्रत्याहार और हर्ष प्रत्याहार 2 ही प्रत्याहार का प्रयोग हुआ है। विसर्ग लोप संधि 2 में विसर्ग से पूर्व में आकार है और बाद में अच अथवा तो हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है और विसर्ग का लोप हुआ है। और रुत्व संधि में विसर्ग से पूर्व में अकार और आकार को छोड़ करके बचे हुए अच हैं और विसर्ग के बाद अच अथवा तो हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है और विसर्ग को रुत्व हुआ है। तब आपको यह 5 संधि अच्छी तरह से स्पष्ट हो गई होगी। यदि विसर्ग से पूर्व में अकार आ जाए और बाद में अकार को छोड़ करके कोई भी अच आए तो हमको विसर्ग का लोप करना है। और यदि विसर्ग से पूर्व में अकार हो और बाद में अकार अथवा तो हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो हमको उत्व संधि करनी है। और यदि विसर्ग से पूर्व में आकार आ जाए और बाद में अच प्रत्याहार अथवा तो हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए तो हमें विसर्ग का लोप करना है। और विसर्ग से पूर्व में अकार और आकार को छोड़ करके कोई भी अच आ जाए, स्वर आ जाए और बाद में अच प्रत्याहार अथवा तो हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए तो हमको विसर्ग के स्थान पर रुत्व करना है। तो आशा करती हूँ आपको ये 5 संधियाँ अच्छी तरह से स्पष्ट हो गई होगी। बहुत सरल संधियाँ हैं, थोड़ा अभ्यास करने पर आपके लिए भी यह सहज हो जाएंगी। अब देखेंगे सत्व संधि। अच के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद च छ ट ठ त थ हो तो विसर्ग को सकार हो जाता है। सूत्र रूप में इस प्रकार लिखेंगे कि अच अर्थात स्वर, स्वर के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद च छ ट ठ त थ, इन 6 वर्णों में से कोई वर्ण आया हुआ हो तो विसर्ग को सकार हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर स आदेश हो रहा है इसलिए इस संधि को सत्व संधि कहते हैं। और थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि च छ च वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण है, ट ठ ट वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण है और त थ त वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण है। तो और संक्षेप में इस प्रकार लिखा जाएगा कि अच के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद चू टू तू के प्रथम और द्वितीय वर्ण हो तो विसर्ग को सकार हो जाएगा। अभी हमने 5 संधियाँ जो पीछे देखी उसमें विसर्ग से पहले अच थे और विसर्ग के बाद हर्ष प्रत्याहार था। हर्ष प्रत्याहार के अंदर 5 ही वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण आ जाते हैं। यदि विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण आए तो 2 प्रकार की संधि होती है। एक तो है सत्व संधि, दूसरी हम आगे देखेंगे। सत्व संधि में आप देखें कि विसर्ग के बाद चू टू तू अर्थात च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, इन 3 वर्ग के ही प्रथम द्वितीय वर्ण हैं। कु और पु अर्थात क वर्ग और प वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण के लिए दूसरी संधि है जिसको हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। आइए सत्व संधि का उदाहरण देखते हैं जिससे कि और स्पष्ट हो जाए। प्राणः त्रायते, यहाँ पर देखें विसर्ग से पूर्व में अकार है और अकार के बाद त्रायते का तकार है। तकार त वर्ग का प्रथम वर्ण है तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाएगा। तो इस प्रकार लिखा जाएगा प्राणस् त्रायते। आगे उदाहरण है वायुः चलति। यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में उकार अच है, विसर्ग के बाद चलति का चकार च वर्ग का प्रथम वर्ण है अतः विसर्ग को यहाँ पर सकार हो जाएगा। तो इस प्रकार लिखा जाएगा वायुस् चलति। यहाँ ध्यान से देखें श्चुत्व संधि संभव है क्या। कक्षा 66 में हम श्चुत्व संधि देख चुके हैं। अभी आपके सामने भी हैं कि शकार और च वर्ग के योग में त वर्ग को च वर्ग आदेश हो जाता है और शकार और च वर्ग के योग में सकार को तालव्य शकार हो जाता है। कक्षा 66 में हमने सकार के स्थान पर तालव्य शकार का उदाहरण नहीं देखा था, वो उदाहरण अब आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आप देखिए कि वायुस के सकार के बाद चलती का चकार है अर्थात च वर्ग के योग में यहाँ पर सकार आया हुआ है तो सकार के स्थान पर तालव्य शकार हो जाएगा। तो श्चुत्व संधि होकर के रूप बनेगा वायुष चलति अर्थात वायु चलति में पहले हमको सत्व संधि करनी है और उसके बाद श्चुत्व संधि करनी है। आगे उदाहरण देखेंगे। मुने है तपस्या, यहाँ विसर्ग से पूर्व में एकार है अच और विसर्ग के बाद में तपस्या का तकार त वर्ग का प्रथम वर्ण है अतः विसर्ग को सकार होकर के इस तरह से लिखा जाएगा मुनेस तपस्याः। आगे उदाहरण है गुरोः छत्रम, यहाँ विसर्ग से पूर्व में ओकार है और विसर्ग के बाद में
छकार च वर्ग का द्वितीय वर्ण है, अतः विसर्ग को सकारादेश हो जाएगा। तो इस प्रकार लिखेंगे गुरोस छत्रम। अब यहाँ पर भी ष्टुत्व संधि संभव है। च वर्ग के योग में सकार आया हुआ है, अतः सकार को तालव्य शकार हो जाएगा। तो इस तरह से लिखा जाएगा गुरोश छत्रम। आगे उदाहरण है शनैः चरः। तो यहाँ विसर्ग से पूर्व में ऐकार अच है और विसर्ग के बाद में च वर्ग का प्रथम वर्ण चकार है, अतः विसर्ग को सकारादेश होकर के इस तरह से बनेगा शनैश्चरः। और यहाँ पर भी ष्टुत्व संधि संभव है। ष्टुत्व संधि करेंगे तो सकार के स्थान पर तालव्य शकार होकर के इस तरह से लिखा जाएगा शनैश्चरः। अभी हमने टकार और ठकार के उदाहरण नहीं देखे हैं, क्योंकि प्राय करके टकार से और ठकार से शुरू होने वाले शब्द लोक में कम मिलते हैं, इसलिए इसका मैंने प्रयोग नहीं किया है। आशा करती हूँ आपको सत्व संधि अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर तो हमने देख लिया कि विसर्ग के बाद चू टू तू के प्रथम और द्वितीय वर्ण आए, तो हमको सत्व संधि का प्रयोग किस तरह से करना है। अब बच गए थे क वर्ग और प वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण। यदि स्वर के बाद अर्थात अच के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद क वर्ग अथवा प वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण में से कोई वर्ण आ जाए तो विसर्ग को विसर्ग ही रहता है। जैसे रामः खादति, यहाँ पर विसर्ग से पूर्व में अकार है और विसर्ग के बाद में क वर्ग का द्वितीय वर्ण खकार है, तो विसर्ग विसर्ग रूप में ही रहेगा। तो रामः खादति ऐसे ही लिखा जाएगा। आगे उदाहरण है कई ही किम कथितम। तो यहाँ पर विसर्ग से पूर्व में ऐकार अच है और बाद में ककार है, क वर्ग का प्रथम वर्ण, तो यहाँ पर विसर्ग को विसर्ग ही रहेगा। आगे है मुने है पुस्तकम। यहाँ पर विसर्ग से पूर्व में एकार अच है और विसर्ग के बाद में प वर्ग का प्रथम वर्ण पकार है, तो यहाँ पर भी विसर्ग ही रहेगा। और आगे उदाहरण गुरोह फलम। विसर्ग से पूर्व में ओकार है और विसर्ग के बाद में प वर्ग का द्वितीय वर्ण फकार है, तो यहाँ पर भी विसर्ग ही रहेगा। तो आपको अब अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया होगा कि यदि विसर्ग से पूर्व में कोई अच हो और विसर्ग के बाद में वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो तो हमें विसर्ग लोप संधि अथवा तो उत्व संधि अथवा तो रुत्व संधि करनी है। और यदि विसर्ग से पूर्व में कोई अच हो और विसर्ग के बाद में च वर्ग ट वर्ग और त वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण आए तो हमें सत्व संधि करनी है। और विसर्ग से पूर्व में कोई अच हो और विसर्ग के बाद में यदि क वर्ग अथवा प वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण आ जाए तो विसर्ग विसर्ग ही रहेगा, विसर्ग के स्थान पर अन्य कोई वर्ण नहीं होगा। अब देखेंगे पाक्षिक सत्व संधि, अर्थात एक पक्ष में सत्व होगा दूसरे पक्ष में विसर्ग होगा, हम दो में से किसी को भी प्रयोग कर सकते हैं। संधि इस प्रकार है अच के बाद यदि विसर्ग हो और विसर्ग के बाद श श स तीनों में से कोई एक सकार आ जाए तो विसर्ग को सकार भी हो सकता है और विसर्ग के स्थान पर विसर्ग भी रख सकते हैं। दोनों ही विकल्प हैं, दो में से किसी का भी हम चुनाव कर सकते हैं। सूत्र रूप में इस तरह से लिखेंगे कि अच के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद श श स, इनमें से कोई एक वर्ण, तो विसर्ग को विसर्ग भी हो सकता है और सकारादेश भी हम कर सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं सर्पः सरति। यहाँ विसर्ग से पूर्व में अकार अच है और बाद में सकार है, तो विसर्ग के स्थान पर सकारादेश करेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा सर्पः सरति। और विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहेगा तो सर्पः सरति, यह भी ठीक ही है। आगे है दीर्घः श्वासः। तो यहाँ पर भी यह विसर्ग से पूर्व में अकार है और बाद में तालव्य शकार है, तो विसर्ग को सकारादेश होगा तो इस तरह से लिखेंगे दीर्घ श्वासः। और यदि विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रखेंगे तो दीर्घः श्वासः, ये भी ठीक ही है। आगे उदाहरण है भानुः षष्ठः। यह विसर्ग से पूर्व में उकार है और विसर्ग के बाद में शकार है, तो विसर्ग को तालव्य सकार करेंगे तो भानुष षष्ठा बनेगा। और यहाँ पर एक संधि और होती है जिसको ष्टुत्व संधि कहते हैं। जैसे हमने ष्टुत्व संधि देखी थी वैसी ष्टुत्व संधि भी है, पर वाक्य में उसके उदाहरण थोड़े कम मिलते हैं, इसलिए मैंने आपको दिखाई नहीं है। आप इतना याद रखें कि यदि मूर्धन्य शकार के साथ तालव्य सकार आ जाए तो तालव्य सकार को भी मूर्धन्य आदेश ही हो जाता है, तो ष्टुत्व संधि होकर के रूप बनेगा भानुषष्ठः। आगे उदाहरण है गुरोः सेवा। यहाँ पर विसर्ग से पूर्व में ओकार है और विसर्ग के बाद में सकार है, तो विसर्ग को सकारादेश करेंगे तो इस तरह से बनेगा गुरोः सेवा और विसर्ग ही रहेगा तो गुरोः सेवा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और आगे उदाहरण शनैः शनैः। तो यहाँ पर विसर्ग से पूर्व में ऐकार अच है और बाद में शकार तालव्य है, तो विसर्ग को सकारादेश हो जाएगा तो इस तरह से लिखेंगे शनैः शनैः और चुत्व संधि होकर के इस तरह से लिखा जाएगा शनैः शनैः।
और विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहने दें तो शनैः ही इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि विसर्ग से पूर्व में यदि कोई अच हो और विसर्ग के बाद में अच प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए अथवा तो हर्ष प्रत्याहार अर्थात ह य व र ल और वर्ग के पंचम वर्ण, चतुर्थ वर्ण अथवा तृतीय वर्ण का कोई अक्षर आ जाए अथवा तो च वर्ग, त वर्ग और ट वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण आ जाए अथवा श, श, स इनमें से कोई वर्ण आ जाए तो हमें विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश करना है, इसको हमने विस्तार से देखा है। क्योंकि ये सब विसर्ग के स्थान पे ही हुई है इसलिए इसको विसर्ग संधि कहते हैं। आप भी इसको ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए भी ये अत्यंत सरल और सहज हो जाएंगी। तो आज की कक्षा में यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।